नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के दिलों को छूती है। अनुराग पाठक की द गर्ल फ्रॉम कोटा, सपने और संघर्ष। इसके कुछ अंशों पर हम गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, कोटा की वो दुनिया, कोचिंग संस्कृति, सपने और हाँ, संघर्ष भी। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि ये चर्चा एकदम वैसी हो जैसे स्रोत में कहा गया है, जैसे कोई दोस्त रात की चाय पर दिल की बात सुनाए, खुली गहरी दिल से। हाँ, उस अनौपचारिक लेकिन गहरे अंदाज में। तो कहानी की नायिका है अनन्या, मुजफ्फरपुर बिहार की 16 साल की लड़की। और सपने बहुत बड़े। हाँ, आईआईटी दिल्ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अपने परिवार को मतलब गरीबी से बाहर निकालना। पापा रेलवे क्लर्क, माँ स्कूल टीचर। बोर्ड्स में 92% लाई है। जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? पर शायद कोटा के लिहाज से शायद उतना नहीं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि अनन्या के सफर के जरिए कोटा की सच्चाई को समझना है। वो चमक भी और वो अंधेरा भी। बिल्कुल। उन लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदें, दबाव, वो सब महसूस करना जो इस रास्ते पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2018, गर्मियां। अनन्या कोटा पहुंचती है। स्टेशन पर एक अलग माहौल। हाँ, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, 100% रिजल्ट्स, टॉपर्स यहीं से जैसे वादे। और छात्रों की भीड़, हजारों चेहरे, पर आंखों में सपना एक ही। अनन्या एडमिशन लेती है बंसल क्लासेस में। हॉस्टल का कमरा मिलता है। और कमरे की दीवारें टॉपर्स की तस्वीरों से सजी हुई। एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर तो वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं उसकी दोस्ती होती है रोहन से, थोड़ा चुलबुला मजाकिया, पर पढ़ाई में एकदम सीरियस। और सृष्टि से भी, जो नीट की तैयारी कर रही है, थोड़ी शांत सी, घर की याद करने वाली। शुरू में अनन्या फुल जोश में है। लगता है बस 2 साल की तो बात है, मेहनत करनी है, फिर आईआईटी पक्का। एकदम सीधी सोच। ये शुरुआती जोश, ये तो कोटा में आम है। हर कोई यही सोच कर आता है। पर हकीकत का सामना वो अक्सर जल्दी हो जाता है। हाँ, जैसे अनन्या का रूटीन, सुबह 5 बजे से क्लास, फिर ट्यूटोरियल, सेल्फ स्टडी, रात के 11 बज जाते हैं। हाँ, और फिर हर हफ्ते टेस्ट, और वो रैंकिंग लिस्ट हॉस्टल की दीवार पर चिपकी हुई, वो सबसे मुश्किल चीज होती है शायद। और अनन्या का पहला रैंक आता है 500 बच्चों में 400वां। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, कहानी बताती है वो रात भर रोई। 92% वाली लड़की सीधा 400वें नंबर पर। उसे माँ बाप की उम्मीदें याद आईं, फेल होने का डर। ये सिर्फ एक रैंक नहीं था, ये जैसे उसकी काबिलियत पर ही सवाल था। और यहीं वो कोटा का सिस्टम वाला पहलू सामने आता है। कहानी में जिक्र है कि कैसे जो टॉप रैंकर्स हैं उनके लिए अलग बैच। हाँ, स्टार बैच, उन्हें ज्यादा अटेंशन, बेहतर सुविधाएं। और बाकी सब उन पर जैसे एवरेज का ठप्पा लग जाता है। ये माहौल ही अपने आप में एक जबरदस्त दबाव बनाता है। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री है, एक मशीन की तरफ। बिल्कुल। और यहीं से अनन्या का असली स्ट्रगल शुरू होता है। वो दिन रात एक कर देती है, कॉफी पी पी कर जागना, सवालों में खोए रहना। पर होता क्या है, रैंक सुधरने की बजाय और गिरने लगते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाँ, क्योंकि हर कोई उतनी ही मेहनत कर रहा होता है, शायद ज्यादा भी। ऐसी मुश्किल टाइम में रोहन उसका साथ देता है, उसे हौसला देता है, मजाक करता है। उनकी दोस्ती वो और गहरी होती है, शायद प्यार की तरफ बढ़ती है। हाँ, वो बनास नदी के किनारे चाय पीने वाला सीन, जहाँ रोहन कहता है टेंशन मत ले अनन्या, तू कर लेगी। ये छोटे छोटे पल ही सहारा बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ दोस्ती सहारा है तो दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। सृष्टि का जिक्र आता है यहाँ। हाँ, सृष्टि की हालत बिगड़ने लगती है। एक टेस्ट में खराब नंबर आने के बाद वो जैसे टूट सी जाती है। वो अनन्या से कहती है, मैं मम्मी पापा को मुंह नहीं दिखा सकती। सोचे कितना भयानक प्रेशर होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम में फेल होना नहीं है, ये जैसे अपने माँ बाप को फेल कर देना है। सही बात है। और यही मेंटल हेल्थ का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। लगातार तुलना, उम्मीदों का बोझ, नींद पूरी ना होना, दोस्तों से भी एक अनकही सी कंपटीशन, ये सब मिलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। सृष्टि का किरदार शायद उन हजारों बच्चों का चेहरा है जो ये प्रेशर झेल नहीं पाते। बिल्कुल। कहानी सिर्फ अकादमिक दबाव नहीं दिखाती, उसका जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर है वो दिखाती है। और फिर कहानी एक और परत खोलती है, कोटा का एक और स्याह पहलू, डमी स्टूडेंट्स। अनन्या को इसके बारे में पता चलता है। हाँ, ये डमी स्टूडेंट्स का फंडा। कहानी के हिसाब से ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद असली छात्र नहीं हैं या कहीं और से टॉप करके आए हैं। और कुछ कोचिंग सेंटर्स उन्हें पैसे देकर अपना स्टूडेंट बताते हैं,
ताकि रिजल्ट अच्छा दिखे। कथित तौर पे हाँ, कहानी में ऐसा इशारा है। और अनन्या को रैंक खरीदने तक के ऑफर मिलते हैं। कोई कहता है पैसे दो, रैंक टॉप में। ये सुनकर तो अनन्या का भरोसा ही उठ गया होगा सिस्टम से। बिल्कुल, उसका मोह भंग होता है। ये दिखाता है कि कैसे एजुकेशन का मतलब एक तरह से बाजारीकरण हो गया है। सब कुछ बिकाऊ है। ये सिर्फ मेहनत और टैलेंट का खेल नहीं रहा फिर। हाँ, ये उस गलाकाट कंपटीशन का नतीजा है जहां शायद नैतिकता पीछे छूट जाती है। कहानी का ये हिस्सा कोचिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठाता है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। सृष्टि गायब हो जाती है। हॉस्टल से हंगामा मच जाता है, पुलिस आती है, तलाश होती है। और फिर उसकी लाश मिलती है बनास नदी में। पहली रिपोर्ट आती है सुसाइड। अनन्या के लिए ये एक भयानक सदमा होता है। उसकी दोस्त और फिर सृष्टि की डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, कोटा सपनों की फैक्ट्री नहीं, कब्रिस्तान है। उफ, ये लाइन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरे दर्द, उस निराशा की चीख है। सृष्टि की मौत अनन्या के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। उसका आईआईटी का सपना जैसे पीछे चला जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही चीज है, सच जानना। उसे यकीन नहीं होता कि सृष्टि सुसाइड कर सकती है। हाँ, शक। क्या ये वाकई सुसाइड था या कुछ और था? ये सवाल उसे एक नई दिशा में ले जाता है। और यहाँ से कहानी थोड़ी डिटेक्टिव थ्रिलर जैसी हो जाती है। अनन्या और रोहन चुपचाप छानबीन शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सृष्टि ने अपने एक टीचर की शिकायत की थी मैनेजमेंट से, गलत दबाव डालने की। और फिर अनन्या को धमकियां मिलने लगती हैं, चुप रहो वरना। लेकिन वो डरते नहीं हैं। वो और सबूत ढूंढते हैं और उन्हें मिलता है वो अहम सुराग, सृष्टि का आखिरी फोन कॉल रिकॉर्ड जो उसने उसी टीचर को किया था। इस सबूत के साथ वो पुलिस के पास जाते हैं। अब पुलिस को भी सीरियसली लेना पड़ता है। केस दोबारा खुलता है और टीचर गिरफ्तार होता है। सच सामने आता है। और सच आत्महत्या से कहीं ज्यादा डरावना है। टीचर ने सृष्टि को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया था। शायद कोई बदसलूकी भी हुई थी। और जब सृष्टि ने विरोध किया तो मौत को सुसाइड का रंग दे दिया गया। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं, ये उस सिस्टम की सड़न दिखाता है जहां पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। और अनन्या की हिम्मत देखिए। एक अकेली लड़की सिस्टम से भिड़ गई। इस घटना से मीडिया में भी काफी हलचल होती है। कोचिंग सेंटर्स पर सवाल उठते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एक आवाज भी बदलाव ला सकती है अगर उसमें सच्चाई का दम हो। और ये अनन्या के कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी है। वो मुजफ्फरपुर की सीधी सादी लड़की अब एक फाइटर बन चुकी है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जेईई मेन का रिजल्ट, सबका इंतजार। और अनन्या रैंक 87, आईआईटी सिलेक्शन पक्का। सालों की मेहनत, आंसू सब वसूल। लेकिन कहानी यहाँ खुशी पर खत्म नहीं होती। एक और ट्विस्ट, रोहन, उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो फेल हो जाता है। उफ, ये बहुत दुखद है। वो अपनी निराशा छुपाकर अनन्या को बधाई देता है। कहता है, तू जीत गई अनन्या, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर अनन्या का दिल टूट जाता है। वो अपनी जीत एंजॉय नहीं कर पाती। ये मोमेंट बहुत मार्मिक है। ये दिखाता है कि कोटा में सक्सेस और फेलियर कितने पास पास रहते हैं। और कभी-कभी अपनी खुशी भी अधूरी लगती है जब अपना कोई पीछे रह जाए। और फिर अनन्या वो करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। वो रोहन को गले लगाती है, कहती है, सपने अकेले पूरे नहीं होते। और वो आईआईटी की सीट छोड़ने का फैसला करती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल। ये कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ रोहन के लिए था या उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था जिसने सृष्टि को छीना और रोहन को फेल किया? या फिर ये सफलता की एक नई परिभाषा थी? शायद वो समझ गई थी कि आईआईटी की डिग्री से बढ़कर भी कुछ है। इंसानियत, रिश्ते। हाँ, उसका संकल्प बदल जाता है। वो कहती है, मैं कोटा के उन बच्चों के लिए कुछ करूंगी जो इस सिस्टम में टूट जाते हैं। ये सिर्फ सीट छोड़ना नहीं था, ये एक नई राह चुनना था। कहानी का अंत इसी नई शुरुआत पर होता है। अनन्या वापस मुजफ्फरपुर जाती है और वहां एक एनजीओ शुरू करती है, सृष्टि की आवाज। ये स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ सपोर्ट और फ्री कोचिंग देती है। और अच्छी बात यह है कि रोहन भी उसके साथ है। वो फिर से तैयारी करता है, पर शायद इस बार बिना उस पुराने प्रेशर के। कहानी का आखिरी सीन अनन्या को फिर बनास नदी के किनारे दिखाता है, सृष्टि की डायरी हाथ में और आंखों में एक नया निश्चय, कोटा, तूने मेरा सपना तोड़ा, लेकिन मैं औरों के सपने बचाऊंगी। तो ये कहानी जो एक व्यक्ति के आईआईटी सपने से शुरू हुई थी, वो एक सामूहिक जिम्मेदारी और बदलाव की कहानी बन जाती है। ये दिखाती है सपने और हकीकत का फासला, सिस्टम का प्रेशर, पर साथ ही इंसानी जज्बे की ताकत, दोस्ती,
प्यार का महत्व और उस कंपटीशन की मानवीय कीमत। हाँ, और ये हमें उस बड़े सवाल पर ले आती है, कोटा आखिर है क्या? सपनों की फैक्ट्री या प्रेशर कुकर? कहानी शायद कहती है कि ये दोनों है। निर्भर करता है आप कौन है, आपकी किस्मत कैसी है। बिल्कुल। पर ये सिर्फ कोटा की कहानी नहीं है। ये हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम, हमारी सामाजिक उम्मीदों, सफलता के हमारे पैमानों पर एक टिप्पणी है। पर जानलेवा ना हो, जहां फेलियर को अंत ना माना जाए। और ये संतुलन मुश्किल है। हाँ। पर इसकी शुरुआत बातचीत से होती है। ऐसी कहानियों को सुनने समझने से ये सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता क्या है। क्या अनन्या आईआईटी छोड़कर हारी या उसने ज्यादा बड़ी जीत हासिल की? और शायद यही वो सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या हमें सफलता की उस पारंपरिक परिभाषा पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? या ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपने समाज में मानवीय संवेदनाओं और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सबसे आगे रख सकते हैं, ताकि किसी और को ये ना लिखना पड़े कि सपनों की फैक्ट्री कब्रिस्तान बन गई है।